Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. In this video, I am going to explain lesson 2 of class 7th English NCERT and Alien Hand. So watch this video till the end. Let's start now. Bringing up Kari. Kari, a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. कारी एक 5 महीने का बच्चा हाथी है जो अपने 9 वर्ष के मित्र और रखवाले के साथ पलता बढ़ता है. कारी डजंट ईट मच, जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे. कारी ज़्यादा नहीं खाता लेकिन हर दिन लगभग 16 किलोग्राम स्वादिष्ट टहनियाँ खा लेता है. प्लेफुल एंड सेंसिटिव, कारी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रॉनिंग. जो कारी है वो खेल प्रिय है, संवेदनशील है और कारी एक बच्चे को डूबने से भी बचाता है. कारी द एलिफेंट वॉज 5 months old when he was given to me to take care of. कारी एक हाथी मुझे पालने के लिए तब दिया गया था जब वो 5 महीने का था. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. और मैं 9 years का था और उसकी पीठ अपने पैर के पंजों के बल खड़े होकर छू पाता था. He seemed to remain that high for nearly 2 years. करीब 2 सालों तक वह उसी ऊंचाई का मालूम होता था. We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. हम दोनों साथ साथ बड़े हो रहे थे, शायद इसीलिए मैं कभी नहीं जान सका कि उसकी ऊंचाई कितनी है. He lived in a pavilion. वो एक पेविलियन में रहता था. पेविलियन मीन्स होता है अ लार्ज टेंट. अंडर अ थैच्ड रूफ, जिसकी एक थैच्ड रूफ थी, छप्पर टाइप बना हुआ था. विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स, और जो कि मोटे मोटे पेड़ों, जो पेड़ होते हैं, ट्री होते हैं, मोटे मोटे थिक ट्रीज की जो ठूंठ होते हैं, एक तरह से उनके डंडे उन पर टिकी हुई थी. दैट इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन कारी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट, ताकि जब कारी इधर उधर घूमे तो जो वो लट्ठे लगे हुए थे मोटे मोटे, उनसे टकराकर वो नीचे ना गिर जाए. इसलिए जो एलिफेंट था उसका पेविलियन बहुत ज़्यादा थिक ट्री स्टम्प से बनाया गया था. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग कारी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. कारी ने जो काम सबसे पहले किए उनमें से एक था एक छोटे लड़के की जान बचाना. कारी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विद. कारी ज़्यादा नहीं खाता था, फिर भी उसे हर रोज खेलने और चबाने के लिए 40 पाउंड टहनियों की जरूरत होती थी. एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. और हर दिन सुबह में मैं उसे नहलाने के लिए नदी पर ले जाता था. He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. वह नदी के किनारे बालू पर लेट जाता और मैं नदी के साफ बालू से उसकी पीठ को मलता रहता. After that, he would lie in the water for a long time. उसके बाद वो काफ़ी देर तक पानी में लेटा रहता था. On coming out, his skin would be shining like ebony. बाहर आने पर उसकी जो त्वचा थी वो अवनूस की तरह चमकती थी. And he would squeal with pleasure as I rubbed water down his back. और जब वो उसकी स्किन बहुत ज़्यादा चमकती थी तो मैं उसकी पीठ को पानी से मलता तो वो बहुत ज़्यादा आनंद से चिल्लाना शुरू कर देता था. जब मैं उसकी पीठ को रब करता था, आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, ही स्क्वेल्ड, वो बहुत ज़्यादा चिंगारता था. स्क्वेल्ड मीन्स होता है ट्रम्प्ट करना, जो एलिफेंट साउंड करते हैं. देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट. और तब मैं उसके कान के द्वारा उसे ले जाता, क्योंकि किसी भी हाथी को रास्ता दिखाने का ये सबसे आसान तरीका होता है. एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल वाइल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू गेट सम लुसियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर. और जब तक मैं उसके खाने के लिए स्वादिष्ट टहनियाँ इकट्ठी करने जाता, मैं उसे नदी के किनारे छोड़ देता था. One has to have a very sharp hedge to cut down these twigs. It takes half an hour to sharpen the hedge because if a twig is
mutilated, an elephant will not touch it. One has to have, इन टहनियों को काटने के लिए एक बहुत धारदार, तो धार रखी हुई, शार्प हेस्ट, धारदार कुल्हाड़ी की जरूरत होती है ट्विग्स को काटने के लिए। कुल्हाड़ी को पैना करने में समथिंग आधे घंटे का समय लगता था। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन। जब हम हेस्ट को पैना करेंगे तो उसको पैना करने के लिए समथिंग हाफ आवर लग जाता था। बिकॉज क्योंकि अगर टहनियाँ टेढ़ी मेढ़ी होंगी, ठीक है, टॉर्न बैकवर्डली, म्यूटिलेटेड मीन्स होता है कि अगर डिसफिगर्ड होंगी, उनको सही से नहीं काटा जाएगा तो हाथी उन्हें छुएगा भी नहीं, विल नॉट टच इट। जो एलिफेंट है, एलिफेंट विल नॉट टच इट, तो हाथी उसको नहीं छुएगा। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट twigs and saplings for Kari. I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. कारी के लिए टहनियाँ व सैपलिंग्स मीन्स होता है छोटा पौधा, लाना आसान काम नहीं था। सबसे कोमल व स्वादिष्ट टहनियाँ जो डेलिकेट होती थी, स्वादिष्ट होती थी, कोमल होती थी, ठीक है। टेंडर मीन्स होता है सॉफ्ट और डेलिकेट मीन्स कोमल। जो ट्विग्स होती थी, टहनियों को पाने के लिए मुझे हर तरह के पेड़ पर चढ़ना पड़ता था। एज ही वॉज वेरी फंड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द वेनियन ट्री विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस। मार्च में, बसंत के एक दिन में, मैं कहाँ गया? बरगद की टहनियाँ जमा कर रहा था, क्योंकि जो नन्हे कोमल बरगद की टहनियाँ थीं, I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Kari calling to me in the distance. As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant. जो पत्तों और टहनियों के प्रधान गिरजाघर की तरह उगता है। कारी को बहुत पसंद थी ऐसी टहनियाँ। तभी मैंने कारी की दूर से आती हुई आवाज़ सुनी। जो दूर से आवाज़ कर रहा था एलिफेंट, उसकी आवाज़ सुनी मैंने कारी की। वह अभी बहुत छोटा था, इसलिए उसकी जो आवाज़ थी एक हाथी की तरह नहीं, एक बच्चे की तरह लग रही थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग। मैंने सोचा कि उसे कोई चोट पहुंचा रहा है, उसको कोई चोट पहुंचा रहा है हिम। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि उसको कोई चोट पहुंचा रहा है, मैंने जब उसकी आवाज़ सुनी तो मैं वहाँ पर मतलब पेड़ से उतरा और तेज़ी से भागते हुए जहाँ मैंने उसको छोड़ा था, जंगल के किनारे पहुँच गया। लेकिन आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। मैंने हर जगह देखा बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं था। आई लुक्ड all over but I could not find him. I went near the edge of the water and I saw a black something struggling above its surface. Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. I thought he was its drowning. I looked all over. मैंने हर तरफ देखा but I could not find him. पर उसे नहीं ढूंढ पाया। जब मैं पानी के किनारे गया तो देखा कि काला सा कुछ पानी के ऊपर आने के लिए संघर्ष कर रहा है। स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष करना। और जब वह थोड़ा सा उठा तो मैंने देखा कि वह मेरे हाथी की सूंड थी। आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग। फिर मुझे लगा कि शायद वो डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। और मैं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस था, असहाय था, क्योंकि उसका 400 पाउंड का शरीर मुझसे बहुत ऊंचा था। इसलिए मैं पानी में कूदकर उसे नहीं बचा सकता था। लेकिन मैंने उसकी पीठ पानी के ऊपर आते देखी। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई ही बिगेन टू ट्रम्प्ड एंड स्ट्रगल अप टू द शोर। और जैसे ही मैंने देखा कि उसकी पीठ ऊपर को आ रही है और उसने मुझे देखा, वो चिंघाड़ने लगा, ट्रम्प्ड करने लगा, चिंघाड़ते हुए तट की तरफ आने लगा।
चिंघाड़ते हुए उसने मुझे पानी में ढकेल दिया। Then still trembling, he pushed me into the water, and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. जब उसने मुझे पानी में ढकेल दिया तो जैसे ही मैं पानी में गिरा, मैंने एक लड़के को नदी के तल पर बिल्कुल बॉटम नीचे की साइड में लेटे हुए देखा। He had not altogether touched bottom, but was somewhat afloat. I came to the surface of the water to take my breath, and there Kari was standing, his feet planted in the sandbank, and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. वह पूरी तरह से तल पर नहीं था, थोड़ा ऊपर तैर रहा था। जब मैं सांस लेने पानी के ऊपर आया तो मैंने देखा कि कारी बालू में अपने पैर बिल्कुल फंसाए हुए खड़ा था और उसकी सूंड आगे की तरफ ऐसे फैली हुई थी जैसे वह मेरे लिए हाथ फैलाए खड़ा हो। I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore, and the slow current was already dragging me down. मैंने पानी में फिर से डुबकी मारी और डूबते हुए जो लड़का था उसके शरीर के इसका शरीर जो था पानी की सतह पर खींचकर ले आया, लेकिन एक अच्छा तैराक न होने की वजह से मैं किनारे तक नहीं पहुंच पाया और नदी की धारा, जो नदी का करंट था, स्लो करंट, मुझे नीचे की ओर खींचने लगा। Seeing us drift by in the current, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. हमें जब हम करंट में बह रहे थे, ड्रिफ्ट हो रहे थे, तो बहते देख कारी, जो कि यूजुअली सामान्यतः सुस्त और सोच विचार करने वाला था, अचानक बाज की तरह झपटा, हॉक की तरह हम पर झपटा और पानी में आधी दूरी पर आकर अपनी सूंड आगे की ओर बढ़ाई उसने। एंड आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड। मैंने अपने हाथ उठाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, पर मेरे जो हाथ थे वो फिसल गए। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, बट दिस टाइम I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and so shot upward like an arrow. और मैं फिर से पानी के नीचे जाने लगा था, पर इस बार पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, इसलिए मैंने बिल्कुल नदी के तल तक खुद को डुबोने की, मतलब एक तरह से पूरा डुबो दिया। फिर मैंने अपने पैर मोड़कर, डबल माई फीट, मतलब पैरों को बिल्कुल मोड़कर नदी के तल को जोर से धक्का दिया और एक एरो की तरह, जैसे लाइक एन एरो, तीर होता है, तीर की तरह ऊपर आ गया। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रॉनिंग बॉय विद माई हैंड। और इसके बावजूद मैंने एक डूबते हुए लड़के को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. The frightened me. I thought some water animal was going to swallow me. I heard Kari squealing, and I knew it was his trunk about my neck. He pulled us both ashore. और जैसे ही मेरा शरीर पानी के ऊपर आया, मैंने अपने गले के चारों ओर एक फंदा सा महसूस किया। मैं यह सोचकर डर गया कि शायद कोई जल जीव, जो वाटर एनिमल है, मुझे खाने आया है। मैंने जब कारी के चिंघाड़ने की आवाज़ सुनी तो मैं समझ गया कि यह कारी की सूंड है। उसने हम दोनों को नदी किनारे खींच लिया। कारी बिकम्स फंड ऑफ राइप बनानास। अब कारी पके हुए केले जो थे, बनानास, पसंद करने लगता है। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड। वह स्वयं सहायता में विश्वास रखता है, जिससे उसके मित्र को जो असहजता है, डिस्कम्फर्ट, वो महसूस होती है। विद क्वाइट डिग्निटी
Kari accepts the chiding he knows his deserves. शांति और सम्मान के साथ वह उस सजा को भी स्वीकार करता है जो वह जानता है कि उसे मिलनी चाहिए. Kari was like a baby. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. कारी एक बच्चे की तरह था. उसे अच्छा बनने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत थी. ट्रेनिंग लेना आवश्यक था, और अगर उसे नहीं बताते कि उसने कब शरारत की है तो वह और भी अधिक शरारत करने लग जाता. फॉर इंस्टेंस, one day somebody gave him some bananas to eat. Very soon he developed a great love for ripe bananas. उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि एक दिन उसे किसी ने कुछ केले खाने को दिए. जल्द ही पके हुए केलों के लिए उसका जो प्यार था वो और ज़्यादा विकसित हो गया, डेवलप हो गया कि उसको पके हुए केले और ज़्यादा पसंद आने लगे. We used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room. One day, all the bananas on that table disappeared, and my family blamed the servant for eating all the fruits in the house. हम लोग खिड़की के किनारे खाने की मेज पर बड़ी बड़ी थालों में फल रखा करते थे. एक दिन मेज पर रखे सारे केले गायब हो गए और मेरे परिवार के लोग घर के सारे फल खाने का इल्ज़ाम नौकर पर लगा रहे थे, क्योंकि नौकर ने शायद फल खाए होंगे सारे उठाकर, इसलिए उसके नौकर पर सारे इल्ज़ाम, जो भी फल का इल्ज़ाम था कि फल इसने खा लिए, वो लगा दिया था. A few days later, the fruit disappeared again. This time the blame was put on me and I knew I had not done it. और कुछ दिनों बाद फल फिर से गायब हो गए और इस बार इल्ज़ाम मुझ पर आया, जबकि मुझे पता था कि मैंने यह नहीं किया है. It made me very angry with my parents and the servants, for I was sure they had taken all the fruit. मुझे मेरे परिवार और नौकरों पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मुझे यकीन था कि सारे फल उन्होंने लिए हैं. The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Kari's pavilion. This surprised me very much, for I had never seen fruits there, and as you know, he had always lived on twigs. अगली बार जब केले गायब हुए तब मैंने कारी के जो पेविलियन था उसमें मसले हुए केले इधर उधर देखे. मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि पहले मैंने कभी वहाँ फल नहीं देखे थे, और जैसा कि आप जानते हैं वे केवल टहनियों पर जीता था. नेक्स्ट डे, while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruits from the table. दूसरे दिन जब मैं खाने की जो टेबल थी उस पर बैठा बैठा यह सोच विचार कर रहा था कि विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, आई long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. कि जो मेरे माता पिता हैं उनकी आज्ञा के बिना फल खाऊं या ना खाऊं, तभी एक लंबी काली चीज जो सांप जैसी लग रही थी अचानक खिड़की से आई और सभी केलों के साथ गायब हो गई. I was very much frightened because I had never seen snakes eat bananas, and I thought it must be terrible snake that would sneak in and take fruit. मैं बहुत डर गया था, क्योंकि मैंने पहले कभी किसी सांप को केले खाते हुए नहीं देखा था. मुझे लगा ये कोई भयानक सांप ही हो सकता है जो नजरें चुराकर भीतर तो अंदर मतलब आ गया है और सारे फल खा लिए हैं. I crept out of the room and with great fear in my heart ran out of the house, feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruits and kill all of us. मेरे दिल में अब डर बैठ गया और मैं खिसक कर यह सोचने लगा, मतलब वहाँ से निकलने लगा और घर से बाहर आया कि वह सांप फिर से ना आ जाए और फलों के साथ साथ हम सभी को भी ना मार डाले. Eat all the fruits and kill all of us. सारे फल भी खा जाएगा और हमको भी ना मार दे कहीं, ऐसा ना हो. As I went out, I saw Kari's bag disappearing in the directions of the pavilion
and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. जैसे मैं बाहर गया, मैंने कारी की पीठ को पेविलियन की दिशा में गायब होते देखा और मैं इतना डर गया था कि स्वयं को खुश करने के लिए उसका साथ चाह रहा था कि मैं उसके साथ रहूं थोड़ी देर. I ran after him into the pavilion and I found him there eating bananas. मैं उसके पीछे उसके पेविलियन तक पहुंचा और तभी मैंने उसे केले खाते हुए देखा. I stood still in astonishment. The bananas were lying strewn all around him. मैं बहुत ज़्यादा अचंभित खड़ा रहा. एस्टोनिशमेंट मीन्स होता है अचंभित हो जाना. केले उसके चारों ओर बिखरे हुए थे. उसने अपनी सूंड आगे की ओर बढ़ाई. He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. और जहाँ वो खड़ा था वहाँ से दूर पड़े एक केले पर वह टूट पड़ा. That instant the trunk looked like a black snake and I realized that Kari was the thief. I went to him, pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was Kari and not I that had eaten all the fruit that these many weeks. उस पर उसकी सूंड बिल्कुल एक सांप की तरह लग रही थी और तब मैं समझ गया कि कारी ही वो चोर है. मैं उसके पास गया और उसके कान के द्वारा उसे बाहर लाया और खुशी से अपने माता पिता को दिखाया कि वह कारी था ना कि मैं, जो कि सप्ताह से सारे फलों को खा रहा था. Then I scolded him for elephants understand words as well as children. तब मैंने उसे डांटा क्योंकि हाथी शब्दों को बच्चों की तरह समझ सकता है. And I said to him, next time I see you stealing fruit, you will be whipped. He knew that we were all angry with him, even the servants. मैंने उससे कहा, अगली बार अगर मैंने तुम्हें फल चुराते देखा तो तुम पीटे जाओगे. whipped मीन्स होता है पीटना. पीटे जाओगे. वह जान गया कि सब लोग उससे नाराज हैं, यहाँ तक कि नौकर भी. His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. And from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them. उसका जो स्वभाव था, स्वाभिमान जो था उसका, इतना धक्का लगा उसको एलिफेंट के स्वाभिमान को कि उसने फिर कभी खाने के कमरे में जो डाइनिंग रूम था उस कमरे से फल चुराने का नहीं सोचा. और उस दिन के बाद जब भी उसे कोई फल देता तो वो जोर से चिल्लाता, किलकारी मारता जैसे किसी को धन्यवाद कर रहा हो. An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. एक हाथी सजा के लिए हमेशा तैयार रहता है, पर जब उसने कोई गलती ना की हो और अगर आपने बिना किसी कारण उसे सजा दी तो वो हमेशा याद रखेगा और आपको आपके ही तरीके से जवाब देगा. कारी इज अ फास्ट लर्नर. कारी किसी भी काम को जल्दी सीख लेता था. ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज टॉट. वह उन सभी संकेतों और आवाज़ों पर जो उसे सिखाया जाता है महारत हासिल कर लेता है. देयर इज़ वन लेसन though that an elephant takes 5 years to learn, Kari is no exception. लेकिन एक सीख ऐसी है जिसे सीखने में किसी भी हाथी को 5 साल लग जाते हैं. कारी इस चीज़ में कोई अपवाद नहीं करता था. एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद करना. ओके. An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow. You teach him these things as you teach a child. एक हाथी को जरूर सिखाना चाहिए कि कब बैठना है, कब चलना है, कब तेज चलना है और कब धीमे चलना है. आप उसे इन बातों को ठीक उसी तरह सिखाते हैं जैसे एक छोटे बच्चे को. If you say धत and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down. अगर आप धत बोलकर उसके कान खींचते हैं तो वह धीरे धीरे बैठना सीख जाता है. Similarly, if you say Mali and pull him trunk,
फॉरवर्ड ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक। उसी तरह अगर उसकी सूंड आगे खींचकर माली बोलते हैं तब वह धीरे धीरे समझता है कि वह चलने का संकेत है। Kari learned Mali after 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn Dhat. He was no good at sitting down. And do you know why an elephant should be taught to sit down? Kari 3 लेसन के बाद माली सीख पाया, पर धत सीखने में उसे 3 हफ्ते लगे। वह ठीक से बैठना नहीं सीख पाया था। क्या आप जानते हैं कि हाथी को बैठने के लिए क्यों सिखाना चाहिए? Because he grows taller and taller than you who take care of him, so that when he is 2 or 3 years old, you can only reach his back with a ladder. क्योंकि वह आपसे जो उसका रखवाला है, टेक केयरर है, लंबा और लंबा होता जाएगा और जब वह 2-3 साल का हो जाएगा तो आप केवल सीढ़ी लगाकर ही उस तक पहुंच पाएंगे। It is therefore better to teach him to sit down by saying dhat so that you can climb upon his back. इसलिए धत कहकर आपको उसे बैठने के लिए सिखाना चाहिए ताकि आप उसकी पीठ पर चढ़ सकें। For who would want to carry a ladder around all the time? क्योंकि हर समय सीढ़ी लेकर कौन चलना चाहेगा? सीढ़ी की तो हर समय जरूरत पड़ेगी अगर वो नहीं सीखेगा बैठना तो। The most difficult thing to teach an elephant is the master call. सबसे मुश्किल चीज़ जो एक हाथी को सिखानी है वह है मालिक की पुकार। He generally takes 5 years to learn it properly. मालिक की पुकार एक अजीब सा साउंड होता है। The master call is a strange hissing howling sound as if a snake and a tiger were fighting each other and you have to make that kind of noise in his ear. जो मालिक होता है, मालिक की पुकार जो होती है एक बहुत ज़्यादा विचित्र फुंकार और चिल्लाहट होती है, जैसे कोई सांप और टाइगर बाघ क्या कर रहे हो, लड़ रहे हो, फाइट कर रहे हो और आपको ये आवाज़ उसके कान में देनी पड़ती है। एंड डू यू नो वॉट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल? और क्या आप जानते हैं कि जब आप मालिक की पुकार देते हैं तो आप एक हाथी से क्या उम्मीद करते हैं? If you are lost in the jungle and there is no way out and everything is black except the stars above, you dare not stay very long anywhere. अगर आप किसी जंगल में खो गए हों और निकलने का कोई रास्ता ना हो, ऊपर तारों को छोड़कर सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा हो, तो आपको उस जगह पर ज़्यादा देर तक रुकने की हिम्मत नहीं होगी। आप ज़्यादा समय तक वहाँ स्टे नहीं कर पाओगे। The only thing to do then is to give the master call and at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk. आप उस समय एक ही काम कर सकते हैं, आप उसे मालिक की पुकार दीजिए और एक कदम वहाँ से आप मालिक की पुकार दोगे, एलिफेंट पुल डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक, तो वो हाथी क्या करेगा? अपने सामने के पेड़, जितने भी पेड़ होंगे उसके सामने अपनी सूंड से उखाड़ेगा। ठीक है, अपनी सूंड से उखाड़ता चला जाएगा। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, और इससे जितने भी जंगल के सारे जानवर होंगे, एनिमल्स जितने भी होंगे वो डर जाएंगे। एज द ट्री comes crashing down, monkeys wake from their sleep and run from branch to branch. जैसे ही पेड़ गिरने लगते हैं, बंदरों की नींद खुल जाती है और वे एक डाली से दूसरी डाली पर भागने लगते हैं। You can see them in the moonlight and you can almost see the stakes running in all directions below. You can hear the growl of the tiger in the distance. Even he is frightened. Then the elephant pulls down the next tree and the next and the next. उसके बाद आप उन्हें चांदनी रात में देख सकते हैं और नीचे हिरणों को भी लगभग सभी दिशाओं में दौड़ते हुए आप देख सकते हैं। आप जो टाइगर्स हैं, बाघ, उनकी गुर्राहट जो आवाज़ करते हैं, ग्रोलिंग साउंड करते हैं, थोड़ी दूर से ही सुन सकते हैं। वह भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। उसके बाद हाथी दूसरा पेड़ उखाड़ता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इसी तरह से वो आगे के पेड़ उखाड़ता चला जाता है। Soon you will find that he has made a road
राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। और कुछ ही देर में आप पाते हैं कि उसने जंगल से आपके घर तक सीधा रास्ता बना दिया है। इसलिए एलिफेंट को ट्रेन करना भी ज़रूरी होता है, ताकि आप उसको ट्रेन करो कि वो बैठ जाए, तो आपके सुनने से वो बैठ जाएगा और आप उसके ऊपर आसानी से चढ़ जाओगे। अगर आप बैठना उसको नहीं सिखाओगे तो आपको हमेशा सीढ़ियों का यूज़ करना पड़ेगा उसके साथ चलते टाइम। और उसको मतलब ये भी सिखाना पड़ता है कि वो आपकी आवाज़ को तुरंत सुने, तो उसको ट्रेंड करना पड़ता है इसके लिए। आई होप दैट आप सभी को ब्रिंगिंग अप कारी की स्टोरी पसंद आई होगी। सो वी हैव completed lesson 2. If you like this video, share, subscribe and don't forget to press bell icon. Okay, bye bye.